हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित गंगवार है। आज की इस वीडियो में हम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के असिस्टेंट पद की जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी जो आवश्यक बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए ऐसा असिस्टेंट न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले जो भी मेन बातें हैं मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने जो कुछ एक वीडियो शॉर्ट्स डाले थे उनके नीचे मुझे कुछ कमेंट्स दिखे थे। मैंने उन्हीं कमेंट्स से वीडियो बनाई है। लगभग जो बातें उनमें पूछी गई थी उन सभी को मैंने इनमें शामिल करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है जिसे NIACL शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। यानी कि हमारा इस कंपनी का जो मुख्य व्यवसाय है वो सामान्य बीमा के क्षेत्र में है। दो प्रकार का बीमा होता है, एक हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक बीमा हमारा लाइफ इंश्योरेंस का होता है, दूसरा बीमा जनरल इंश्योरेंस का होता है। लाइफ इंश्योरेंस मीन्स जिसमें जैसे कि LIC एक प्रमुख क्या होता है, हमारा एक प्लेयर है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस में तो ये सामान्य बीमा जो हमारा होता है इसमें नॉर्मली जैसे हम जो मोटर बीमा होता है, हमारा सभी लोग बाइक चलाते होंगे, सबके पास बाइक है, तो जो बाइक का बीमा होता है या जो हमारे पास कार होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं या बिल्डिंग्स जो होती हैं, इन सब के जो बीमा होते हैं वो इत्यादि हमारे किस में आते हैं, जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत आते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्या करती है, मुख्यतः मेनली बीमा का काम करती है। और इस बीमा में एक असिस्टेंट का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसका क्या योगदान होता है इस कंपनी के अंतर्गत, हम वो बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी में। इसकी जो स्थापना हुई थी 1919 में सर दोराबजी टाटा जी के द्वारा की गई थी। और 1972 में जब राष्ट्रीयकरण इसका हो गया था, आई थिंक 1972 में ही हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल की, तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ जो मुझसे वीडियो में पूछी भी गई थी। देखिए, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का असिस्टेंट का जो मुख्य काम है वो फील्ड वर्क का नहीं होता है, यानी कि ऑफिस वर्क है, आपको ऑफिस में रहना होता है और जो भी आपको काम दिए जाते हैं, जो भी आपको काम बताया जाता है ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए, वो आपको यहाँ पर करने होते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो जॉब में सबसे पहले क्लरिकल वर्क हमारे शामिल होते हैं, यानी कि जब आप ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपके जॉब रोल निर्धारित किए जाएंगे कि आपको क्या काम करना है। उसमें जो एक क्लर्क नॉर्मली काम करते हैं वो सारे काम इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क शामिल होता है, यानी कि कई जगह पे आपको क्या करना होता है, थोड़ा जो ऑफिस के अंदर जो काम है उसको एग्जीक्यूट करने में भी हेल्प करनी होती है। तीसरा हमारा इसमें क्लेम प्रोसेस का भी काम रहता है, यानी कि जो अगर हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मुख्यतः दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं। एक बिजनेस हब होता है, दूसरा क्लेम हब होता है। यानी कि बिजनेस हब जहाँ पर क्या होता है, बिजनेस को लाया जाता है, यानी कि जहाँ पर क्या होगा, काम को लाया जाएगा। और यहाँ पर मुख्यतः जो काम लाने का काम, यानी कि जो बीमा लाने का काम होता है वो एक एजेंट कर रहा होता है, एक बीमा एजेंट जो होता है वो उसका एक काम होता है। ठीक है, और वहीं उस बीमा को लाने का काम उसका होता है, उसके आगे का काम जो होता है वो ऑफिसर्स का, असिस्टेंट का होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है क्लेम प्रोसेस वाला, यानी कि कोई गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट हो जाती है तो वो गाड़ी के लिए उस बीमा जो उसने कराया उसके तहत अपना दावा करती है। वो दावा को प्रोसेस करने का काम जो होता है वो एक असिस्टेंट को करना होता है। ठीक है, मतलब उसमें उसको सहायता करनी होती है, जो भी काम ऑफिस में बोले जाते हैं एक ऑफिस के अपने व्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर्स भी होते हैं, असिस्टेंट भी होते हैं, एक से ज़्यादा असिस्टेंट भी हो सकता है, तो काम बटे रहते हैं, तो उसके हिसाब से काम जो भी बोला जाता है वो करना होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं रिकॉर्ड कीपिंग का काम भी करना होता है। मान लीजिए कोई काम होता है, कोई बीमा पास होता है तो उसके लिए जो भी रिकॉर्ड होगा वो हमको रखना होगा। इसके अलावा जो ऑफिसर्स होते हैं उनको उनकी कामों में सहायता करनी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक असिस्टेंट जो है वो क्या काम करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट की सैलरी की, तो वर्तमान का जो पे स्केल है, यानी कि इस वक्त जो हमारा एक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के असिस्टेंट को जो बेसिक पे मिलता है वो 22,405 है, जो कि अभी हाल फिलहाल में यानी कि 1-2-3 महीने के अंदर बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि ऐसा पिछले 2-3 महीनों से हो रहा है कि सैलरी बढ़ेगी, यानी कि मीटिंग हो रही है, लेकिन कुछ जो डिबेट चल रहा है कि 12% जो है वो DFS ने मंजूर किया था और शायद 14 से 17%, यानी कि एट पार LIC की मांग हो रही है जो कि 17% उनका बढ़ा था। अब जो बैंकिंग सेक्टर का वेज रिवीजन हुआ था वो और LIC का जो वेज रिवीजन हुआ था वो कुछ 17% के करीब था। तो वही डिमांड क्या करी जा रही है, जनरल इंश्योरेंस का जो ग्रुप है, यानी कि जो कंपनियों का ग्रुप है वो कर रहा है कि हमारा भी कम से कम 17% वेज रिवीजन हो, जो कि नहीं हो रहा है।
और उसी पर मतलब सहमति नहीं हो पा रही, तो इसी वजह से अभी तक रिवाइज़ नहीं हुई है। सैलरी जब रिवाइज़ हो जाएगी तो उम्मीद की जा रही है कि 35 से लेकर 38 के बीच में बेसिक पे हो जाएगा। लेकिन वर्तमान का अगर मैं अभी फ़िलहाल का जो एक पे स्केल है वो आपका इनिशियल सैलरी 22,405 होता है, उसके बाद आपके इंक्रीमेंट लगते हैं हर साल इस तरीके से, और लास्ट में जाके आपका जो ओवरऑल सैलरी हो जाता है वो 62,265 बेसिक पे की बात हो रही है, ये आपका ग्रॉस सैलरी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, केवल बेसिक पे है। इसमें आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, और सिटी अगर आप मान लीजिए किसी बड़ी सिटी में है तो वहाँ पर आपको अलाउंस मिलते हैं सिटी के। इसके अलावा आपको कन्वीनियंस के अलाउंस मिलते हैं, एक कुछ 600 रुपये समथिंग कुछ रहता है, कुछ परसेंटेज आई थिंक फिक्स है, उसके हिसाब से आपको मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपकी सैलरी में डिडक्शंस की, तो डिडक्शंस में आपका सबसे पहले एक तो एनपीएस का डिडक्शन होता है, यानी कि और दूसरा जब आप मतलब इसमें कन्फर्म एम्प्लॉय हो जाते हैं तो कुछ एक स्कीम्स होती हैं, जैसे कि मेडिक्लेम का पैसा आपका कटना शुरू होता है, और एक पैसा आपका जीटीआई करके कुछ आता है, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस होता है, वो पैसा भी कटता है। इसके अलावा कुछ एक ग्रुप होते हैं, अगर आप उनमें जुड़ना चाहते हैं तो उसका पैसा भी कटता है, वो आपके ऊपर होता है। लेकिन इसमें जो मेडिक्लेम है वो कंपलसरी लेना होता है, तो वो आपका कटता है। ठीक है, लेकिन मेडिक्लेम में एक खास चीज़ ये होती है कि मेडिक्लेम अगर आप मार्केट से पॉलिसी लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रहता है, लेकिन जब आप न्यू इंडिया से मेडिक्लेम जिसमें आपको मतलब इनरोल किया जाता है तो उसमें 50% क्या होता है, कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है, तो 50% प्रीमियम आपको देना होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट के वर्किंग आवर्स की, तो एक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में जो असिस्टेंट का वर्किंग आवर्स है वो सोमवार से लेके थर्सडे तक है, यहाँ पे बृहस्पतिवार तक। गलती से मैंने 9 लिख दिया था, यहाँ पे 10 बजे से होता है। ठीक है, कब से होता है मेरे दोस्त, 10 बजे से होता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम 10 बजे से लेके 5:45 तक होता है। मुझसे गलती बन गया है पूरा है। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक असिस्टेंट का वर्किंग आवर है वो कितना होता है मेरे दोस्त, वो 10 बजे से लेकर, ठीक है, 10 बजे से लेकर कितना होता है, 5:45 होता है। ये सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक का होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्राइडे की, तो फ्राइडे को क्या रहता है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑफिस लगता है। ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाता है, क्योंकि वर्किंग पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, तो इस वजह से। वहीं अगर लंच की बात करें तो आपको आधे घंटे का लंच भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, आधे घंटे का लंच का टाइम होता है। अब वो आप ऑफिस के हिसाब से जिस भी तरह से आपको टाइम मिलता है आप उस तरह से अपने टाइम पीरियड में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। वहीं अगर हम बात करते हैं इनमें कुछ पक्ष की तो बता ही दिया मैंने, बेसिक पे के अलावा डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, लीज़। हाँ, एक चीज़ और आती है, आप इसमें लीज़ वाला कई बार क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि लीज़ मिल सकता है नहीं मिल सकता है, तो मेरे दोस्त लीज़ की ऐसी है, आप एचआरए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको सैलरी में जो होता है मेरे हिसाब से शायद 8-8.5% कुछ एचआरए का है जो मिल रहा होता है, लेकिन ये जो 22,000 का 8.5% अगर हम निकालते हैं तो बहुत कम आता है, यानी कि 1700-1600 रुपये के करीब कुछ आता है, जो कि आप किसी भी छोटे से छोटे शहर में भी रहें तो भी क्या होता है, आपका रूम रेंट नहीं निकाल पाता है। तो इसलिए अगर आप मतलब मैं ऐसे बोलना चाहूँगा, आपका मतलब पोस्टिंग मान लीजिए अगर किसी दूसरे शहर में अगर आपको होम पोस्टिंग मिल जाती है तो आपको एचआरए ही मिलेगा, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका पोस्टिंग आपके होम सिटी से बाहर है तो मेरे दोस्त वहाँ पर आपको क्या मिलता है, लीज़ मिल जाता है। एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूँ मेरे दोस्त, अगर आपका जो पोस्टिंग है वो होम सिटी से बाहर है तभी आप लीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लीज़ के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको क्या करना होता है, एक फॉर्म मिलता है, उसमें आपको फॉर्म अपने ऑफिस से मिल जाएगा, या फिर आपका जो भी ऑफिस में आपके इंचार्ज हैं आप उनसे बात कीजिए। उनसे पहले बात करना होगा, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन है वो ऑफिस इंचार्ज के थ्रू ही होने वाली है। तो आप पहले उनको बताइए, आप लीज़ के लिए उनसे बात कर लीजिए, वो आपको फॉर्म देंगे, आपका डिटेल देंगे, उसमें जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी वो दीजिए, जमा कीजिए, वो आपके रीजनल ऑफिस में जाएगा, और वहाँ से जो भी प्रोसेस है वो होने के बाद आपका जब लीज़ अप्रूव हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको लीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, यानी कि मैं अभी 8 महीने तक मैंने इसमें काम किया, 8 से 10 महीने मैंने इसमें काम किया, तो उसके तहत जहाँ तक मुझे पता है लीज़ का जो प्रोसेस है वो प्रोविज़न पीरियड के टाइम पे भी हो जाता है, क्योंकि मेरे लास्ट जो बैचमेट थे उन्होंने लीज़ के लिए अप्लाई किया था और उनका लीज़ अप्रूव हो गया था। ठीक है, तो वहीं इसके अलावा सिटी का जो अलाउंस मिलता है वो मिलता है। इसके अलावा आपको क्या मिलते हैं, मान लीजिए कहीं आप ऑफिशियल टूर पे जाते हैं, यानी कि आपको ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको हॉल्टिंग अलाउंस मिलते हैं। इसके अलावा आपको जो ट्रेवल का खर्चा होता है वो भी पैसा आपको मिल जाता है, उसके अपने नियम हैं, रूल्स हैं, उसके तहत आपको सारा पैसा मिलता है। जब आप कंपनी को ज्वाइन करेंगे तब आपको जब भी ट्रेनिंग होगा तो उसमें आपको एचआर में जो एचआर डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर समझाएगा आपको कि क्या कैसे कितना होता है इत्यादि के बारे में। इसके अलावा कई सारी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि लोन
होम लोन की सुविधा होती है, व्हीकल लोन की सुविधा होती है, कई तरीके के लोन्स कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा हॉलीडे होम्स की भी व्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें मतलब आपको मिलती हैं, लेकिन इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको कंपनी ज्वाइन करने के बाद HR के डिपार्टमेंट से ही पता चलेगी, क्योंकि टाइम टाइम से चीज़ें बदलती भी रहती हैं। हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा नोट करने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है वो कि आपका लीज़ का पैसा कितना है। एक असिस्टेंट को मेरे भाई 6900 रुपये का क्या मिलता है, लीज़ मिलता है। कितना मिलता है मेरे दोस्त? 6900 रुपये क्या मिलता है उसको, लीज़ मिलता है। यानी कि मंथली उसको 6900 रुपये का लीज़ मिलता है। और आई थिंक 6900 रुपये काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। चाहे अगर आप एक बहुत ज़्यादा मेट्रो सिटी की बात नहीं करो, नॉर्मल शहर में रह रहे हैं, तो 6900 में आपको रूम तो मिल ही जाता है। ठीक है, मैं इससे पहले जहाँ पर पोस्टेड था यानी कि लखीमपुर में, तो मेरा रूम जो था वो 3000 रुपये का था और ठीक ठाक रूम था वो। तो वहीं अगर हम बात करते हैं इसके अलावा NPS कंट्रीब्यूशन की मैंने बात की थी। NPS में आपको क्या होता है, NPS में भी आपका रहता है कि जितना अमाउंट आई थिंक 12.5% आपका कटता है, और इतना ही पैसा क्या होता है कंपनी की तरफ से आपको, मतलब कंपनी आपके उसमें कंट्रीब्यूट करती है अपने हिस्से में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पोस्टिंग एरिया की, इसके बारे में भी बहुत सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या सिटी होम सिटी मिलने के चांसेस होते हैं कि नहीं होते हैं, प्रीफ्रेंस के बारे में क्या ख्याल है, मतलब पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है। तो मेरे भाई जब आपका DV हुआ होगा या जब आप मेडिकल के बाद वहाँ पर गए होंगे, हाँ एक सवाल ये भी था कि मेडिकल के बाद जो मेल आती है क्या उसमें हमको लोकेशन बता दी जाती है। तो सबसे पहले मैं इसी को आंसर कर देता हूँ मेरे भाई। मेडिकल के बाद क्या होता है, आपको जो मेल आती है वो फाइनल मेल होती है, जिसमें आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी कि जब कहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है वो उसमें मेंशन होता है। इसके अलावा उसी मेल में मेंशन होता है कि आप वहाँ से रिपोर्ट, मतलब आपके RO में रिपोर्ट करना होता है। फिर RO में रिपोर्ट करने के बाद आपको पोस्ट कहाँ पर किया है, मतलब कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिली है, वो उस मेल में मेंशन रहता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, ब्रांचेस की, तो इसकी जो भी हमारे पास असिस्टेंट के लिए जो पोस्टिंग एरियाज है वो मोस्टली अर्बन है मेरे दोस्त। ठीक है, ज़्यादातर ब्रांचेस इसकी जो है वो शहरों में है। गांव की तरफ मतलब जो रूरल एरियाज़ में इसकी ब्रांचेस नहीं है। मोस्टली जो हैं जो शहर हैं, शहर भी थोड़े बड़े जो शहर होते हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई स्टेट है तो उसके अंदर जो जिला होता है ना मेरे भाई, डिस्ट्रिक्ट होता है, लगभग उसी में इसकी ब्रांचेस हैं। जैसे कि मैं लखीमपुर में था तो वहाँ पर इसकी एक ब्रांच थी, पड़ोस में सीतापुर में इसकी ब्रांच थी, लखनऊ में इसकी ब्रांचेस हैं, मतलब ब्रांच थी। और ऐसे ही मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे बरेली में एक ब्रांच है, जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट था पीलीभीत, उसमें भी इसकी एक ब्रांच थी। तो इस तरह से ब्रांच है, लेकिन मेरा इनका रीजन अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का जो उधर का एरिया है, बरेली का एरिया, पीलीभीत का एरिया, सहारनपुर वाला एरिया, तो मेरे भाई वो उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो बीच का यूपी है, जैसे लखीमपुर, ये सब यूपी के रीजन में आता है, यानी कि कानपुर RO के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से रीजन वाइज क्या होता है, एरिया बटा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है पीलीभीत है, वो उत्तराखंड रीजन में आता है। अगर मैं असिस्टेंट में चाहता हूँ कि मुझे होम पोस्टिंग के मिलने के चांसेस हों, तो मुझे अप्लाई उत्तराखंड से करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं होम पोस्टिंग्स की। तो मेरे भाई एक आपको होम पोस्टिंग का ऐसा है, देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप XYZ शहर से हैं, जिस मान लीजिए आप, मैं लखीमपुर शहर से हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे लखीमपुर में पोस्टिंग मिले, तो उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि उस शहर के अंदर वो ब्रांच होनी चाहिए, मतलब हमारा एक ब्रांच हो, उस ब्रांच में वैकेंसी होनी चाहिए, यानी कि उसमें नीड होनी चाहिए, तभी RO वहाँ पर बंदा भेजेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ज़रूरत नहीं है और आपको भेज दिया जाएगा। मान लो वहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर डिमांड है कि एक बंदा मुझे असिस्टेंट चाहिए, तो उसी टाइम पर अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है और उनको लगता है कि यहाँ पर हमें बंदा देना अभी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपको वहाँ पर प्रीफर कर सकते हैं। अगर मैं आपको सबसे बेसिक आइडिया देता हूँ पोस्टिंग डिस्टेंस को लेकर के, जहाँ तक मेरा ख्याल है, यानी कि मैं जिस RO में था वहाँ पर जो मेन आइडिया यही था कि सबको पास, जितना हो सके पास पोस्टिंग दी जाए। मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट था पीलीभीत में था, और मेरे लिए जो सबसे नियरेस्ट पोस्टिंग थी कानपुर रीजन के अंतर्गत, वो पीलीभीत नहीं थी, मतलब वो क्या थी, मुझे लखीमपुर ही मिल सकती थी, क्योंकि जो पीलीभीत रीजन था हमारा वो उत्तराखंड में आता था, और मैंने यूपी से फॉर्म अप्लाई किया था, तो मुझे जो सबसे नियरेस्ट मिल सकता था वो मिला, और वो था लखीमपुर। इसी तरह से क्या होता है, मेरे जो अन्य बैचमेट थे उनको भी उनका जो नियरेस्ट प्लेस था वही दिया गया, जहाँ से अच्छी खासी कनेक्टिविटी थी इत्यादि की व्यवस्था थी। तो मतलब आप अगर पोस्टिंग को लेकर चिंतित हैं कि बहुत ज़्यादा दूर कर फेंक दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बढ़िया शहर मिलने वाला है, मतलब ठीक ठाक एक शहर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, तो उसी हिसाब से आपको ठीक ठाक शहर मिलेगा। और पोस्टिंग लगभग क्या होगी, आपको आसपास ही मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर चांसेस होंगे कि आपका जो होम सिटी है उसमें अगर कोई प्लेस खाली है, तो वो आपको वहाँ पर क्या कर देंगे मेरे भाई, पोस्टिंग दे देंगे। जैसे कि मेरे बैच में हुआ था, एक लड़का था, वो सीतापुर का था, और उसको सीतापुर में ही क्या मिल गई थी मेरे भाई, पोस्टिंग मिल गई थी। तो इसके चांसेस हैं कि आपको क्या मिल जाएगा, आपका होम सिटी मिल सकता है। ठीक है, बाकी
ये PDF यहीं पे ख़त्म होती है। आई थिंक मैंने लगभग सभी सवालों का जवाब दे दिया होगा जो भी पूछे गए थे। अगर कोई भी अब भी इसके बाद कोई सवाल रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है, दी गई जानकारी पसंद आई है, तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जो भी भाई बहन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी उनका मतलब है, आप उनको बता दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए अगर वो ठीक है। और बाकी अगर आप पहली बार विजिट कर रहे थे मेरे भाई मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टाइम से इस तरह की वीडियो इसमें डालता रहता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल हो, थोड़ी सी आपके काम में आए। बाकी ज़्यादा वीडियोस में डालता नहीं हूँ, पर थोड़ी बहुत जो भी मुझे सही लगती है मैं वो डाल देता हूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ में। बाकी अगर आपको कुछ भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल परेशानी जो न्यू इंडिया एश्योरेंस से रिलेटेड हो, आप इसमें पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ रह गई है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था, एक कमेंट था कि असिस्टेंट से EO बनने का जो प्रोसेस है वो बता दीजिए। तो मेरे भाई वो थोड़ा अलग टॉपिक है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा डाला नहीं है उसको। असिस्टेंट से EO बनने का जो प्रोसेस है, यानी कि कंपनी के अंदर रहते रहते उसके लिए जो प्रोसेस है वो मैं एक अलग वीडियो में थोड़ा सा समझाऊंगा। उसके बारे में मुझे भी थोड़ा एक बार अच्छे से कंफर्म कर लेना होगा सारी चीज़ों को आपके सामने लाने से पहले, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। बाकी तब तक के लिए चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द।